Hello friends, I am Abdul Qadir Arsiwala and today we will be discussing the last part of our chapter number 2 on errors, frauds and sampling. So the last part contains the details regarding sampling, what is meant by sampling, what are the different types of sampling, why the sampling should be carried on, and what are the factors which affect the size of the sample. So सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कि सैंपल क्या होता है. Okay, so to explain that I'll take an example of this paper. See, this is a simple paper जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं. सपोज मुझे एक लार्ज क्वांटिटी में लेट अस से 100 बॉक्सेस ऑफ दिस पेपर मुझे ख़रीदना है मेरे ऑफिस के लिए. तो मैं इतनी लार्ज क्वांटिटी का ऑर्डर कैसे दूंगा? तो मैं किसी अगर शॉप को या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जब फ़ोन करता हूँ तो वो बोलेगा कि सर आपको किस तरीके का पेपर चाहिए, किस कलर का चाहिए, कितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए, जीएसएम जिसको हम लोग कहते हैं, कितनी थिकनेस का पेपर होना चाहिए. ये सब चीज़ें मुझे जनरली वो जो पर्सन रहेगा वो पूछेगा. ओके, सो मैं क्या करूँगा, उसको एक पेपर का, मेरे पास जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पेपर है, जैसा पेपर मुझे चाहिए वैसे पेपर का एक सैंपल जिसको हम लोग कहते हैं वो सैंपल मैं उसको भेजूँगा. उसको कहूँगा भाई इस तरीके का जो पेपर है वैसा पेपर मुझे आप सप्लाई कीजिए. एंड बेस्ड ऑन दिस सिंगल पीस ऑफ पेपर मैं मेरे लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है 100 बॉक्सेस ऑफ पेपर्स की, वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी कर पाऊँगा. तो इसको हम लोग कहते हैं सैंपल. सैंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जो सिंगल पीस ऑफ पेपर है ये अपने जैसे 100 बॉक्स ऑफ पेपर्स का रिप्रेजेंटेशन करता है. मतलब 100 बॉक्स में जो पेपर्स आने वाले हैं वो इस पेपर के जैसे ही होंगे. ओके, सो इस पेपर को मैं पूरे जो 100 बॉक्सेस है उसका सैंपल कह सकता हूँ. तो उसी कंसेप्ट में आज का हमारा जो टॉपिक है सैम्पलिंग से रिलेटेड वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है. चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, ऑडिट सैम्पलिंग. ओके, सो ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है? अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि जब भी कोई ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करता था तो वो ऑडिटर उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिटेल में चेक करता था, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, सभी लेजर्स, सभी बिल रिसीट्स, इन सभी ट्रांजैक्शंस को, जो भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, जो भी इनकम हुई है, इन सभी ट्रांजैक्शंस को ऑडिटर जो था वो डिटेल में चेक करता था. पुराने ज़माने में ये पॉसिबल भी था क्योंकि जो बिजनेसेस हुआ करते थे उनकी साइज लिमिटेड थी. ओके, उनके एरिया ऑफ ऑपरेशंस लिमिटेड थे. लेकिन जैसे जैसे बिजनेस की साइज बढ़ती गई, बिजनेस के एरिया ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते गए, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज शुरू होते गई, ये जो प्रोसेस है, पुरानी जो प्रोसेस थी ऑडिटिंग की, इस ऑडिटिंग की प्रोसेस को फॉलो करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी ऑडिटर्स को. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी बैंक. किसी भी एक बैंक का एग्जांपल लो. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक. ओके, अब जो पंजाब नेशनल बैंक है इसके इंडिया में 7000 से ज़्यादा ब्रांचेस है. ओके, इसके पूरे इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक के 7000 से ज़्यादा ब्रांचेस है. और चलो हम मान लेते हैं कि हर एक ब्रांच में, कोई छोटा विलेज का ब्रांच हो या कोई सिटी का ब्रांच हो, सब जगह पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं रोज के रोज. लेट अस अज्यूम कि हर एक ब्रांच में ऑन एन एवरेज डेली 100 ट्रांजैक्शंस जो है वो होते हैं. ओके, तो 7000 ब्रांचेस में रोज के कितने ट्रांजैक्शंस हुए? 100 के हिसाब से रोज के 7 लाख ट्रांजैक्शंस हुए. अगर आप एक साल में 300 दिन भी अज्यूम करें कि एक साल में 300 दिन होते हैं, बाकी दिन छुट्टियां होती है, ठीक है, तो आप अज्यूम करते हैं कि पूरे साल में पंजाब नेशनल बैंक में पूरे इंडिया में 21 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए होंगे. ओके, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ. एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हुए होंगे.
अब मान लीजिए कि साल खत्म हो चुका है, आप पंजाब नेशनल बैंक के ऑडिटर हो और पंजाब नेशनल बैंक आपको कहता है कि भाई ये ऑडिट कीजिए आप अभी इस बैंक का, हमारे जो जितने ट्रांजैक्शंस हुए इनका आप ऑडिट कीजिए। आपके पास 5 दिन 6 दिन 7 दिन है, या चलो मान लेते हैं आपके पास 1 महीना है, आपको 1 महीने में पूरा के पूरा इस बैंक का ऑडिट करना है। अब 21 करोड़ ट्रांजैक्शंस का ऑडिट, जिसको ये ट्रांजैक्शंस पूरे करने के लिए जिनको 1 साल लगा है, वैसे ट्रांजैक्शंस का ऑडिट आप 1 महीने में कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे? ऑडिट छोड़ के भाग जाओगे? नहीं। फिर क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? आप फीस बढ़ा लोगे आपकी, आप क्लाइंट को कहोगे ज़्यादा फीस दो, ज़्यादा लोगों को आप हायर करोगे। स्टिल डू यू थिंक कि बहुत सारे असिस्टेंट्स को, ऑडिट क्लर्क्स को लगा दिया आपने काम पे, 100-500 ऑडिट क्लर्क्स को भी लगा दिया, स्टिल क्या 21 करोड़ ट्रांजैक्शंस को आप 30 दिनों के टाइम के अंदर जेन्युइनली अच्छी तरीके से ऑडिट कर पाओगे? तो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? तो यहां पे आपको जो ऑडिट सैंपलिंग मेथड होती है वो काम में आती है। तो ऑडिट सैंपलिंग क्या होता है कि यहां पे आप पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस चेक ना करते हुए एक सैंपल बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करोगे और उन ट्रांजैक्शंस को चेक करके आप ऑडिट ओपिनियन दोगे। अब देखिए, जो बैंक्स होती है वहां पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं। कुछ कस्टमर्स कैश डिपॉजिट करते हैं, कुछ कस्टमर्स कैश निकालते हैं, कुछ लोन्स दी जाती है, कुछ इंटरेस्ट अक्रू होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो ट्रांजैक्शंस है इनकी कैटेगरीज गिरा कर अगर जो ऑडिटर है वो कुछ ही ट्रांजैक्शंस से, हर 1000 ट्रांजैक्शंस में से 10 ट्रांजैक्शंस या 25 ट्रांजैक्शंस अगर चेक करता है तो वो अपना ऑडिट का काम जो है वो जल्दी कर पाएगा और पूरा के पूरा ऑडिट भी कर पाएगा। ओके, सो ऑडिट सैंपलिंग जो है उसका मतलब क्या होता है कि ऑडिट सैंपलिंग जो होती है वहां पे आप डिटेल्ड ऑडिट का एग्जामिनेशन ना करते हुए एक सैंपल सिलेक्ट करते हो। वो सैंपल जो है वो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, वैसा एक सैंपल आप सिलेक्ट करते हो एंड बेस्ड ऑन दैट सैंपल आप आपका ऑडिट का जो काम है वो पूरा करते हो। लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है कि सैम्पलिंग एक टेक्निक है। ओके, सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक टेक्निक है जो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो छोटा सा सैंपल होगा, जैसे अभी हम लोगों ने एक पेपर का एग्जांपल लिया, तो जो छोटा सा सैंपल होगा वो बड़े सैंपल की या जो पूरे के पूरा पॉपुलेशन है उसको पूरी तरह रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था पेपर का, तो ये जो पेपर होगा ये बाकी के जो 100 बॉक्स के पेपर्स है उन पेपर को ये पेपर, सिंगल पेपर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। बाकी के 100 बॉक्स में जितने भी पेपर होंगे वो इसी साइज के होंगे, इसी कलर के होंगे, इतनी ही थिकनेस के होंगे और इसी क्वालिटी के होंगे। ये हम अज्यूम करते हैं। किस में अज्यूम करते हैं? तो सैम्पलिंग में हम इस तरीके से अज्यूम करते हैं। तो सैम्पलिंग क्या है? एक टेक्निक है, ऑडिटिंग की टेक्निक है, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि द लार्ज सैंपल हैज ऑलमोस्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्लीट डेटा। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स उस कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के जो रिकॉर्ड्स है उनके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा जो डेटा है या हमारा जो सैंपल है उसमें वो होंगे। ओके, तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग द एंटायर डेटा हम क्या करेंगे, वो जो लार्ज सैंपल हमने सिलेक्ट किया है उस सैंपल को सिलेक्ट कर लेंगे और ऑडिटिंग का काम जो है वो हमारा पूरा करेंगे। ओके, इससे क्या होगा कि हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा ऑडिटिंग का, और ऑडिटिंग का प्रोसेस जो है वो जल्दी होगा और इमीडिएटली प्रोसेस जैसे ही होता है उसका इमीडिएटली हम हमारा ऑडिट का ओपिनियन जो है वो दे पाएंगे। ओके, सो सैंपल बेसिस पे ऑडिटर काम कैसे करता है? तो ऑडिटर जो होगा वो हमेशा सैम्पलिंग में टेस्ट चेकिंग करेगा।
टेस्ट चेकिंग मीन्स क्या, सभी ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह चेक वो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, टेस्ट चेक करेगा। ओके, टेस्ट चेक में क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन को नहीं चेक करते हुए कुछ लिमिटेड परसेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाता है। जैसे कि हर 100 ट्रांजैक्शन के पीछे सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन जो है वो ऑडिटर चेक करेगा, या सभी ट्रांजैक्शंस चेक नहीं करेगा। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका मॉनेटरी वैल्यू 5,000 रुपये या 10,000 रुपये से ज़्यादा है, उसी ट्रांजैक्शंस को ऑडिटर जो रहेगा वो चेक करेगा। तो ये सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं टेस्ट चेकिंग। और ऑडिटर जो होगा वो इस तरीके का सिलेक्टिव वेरिफिकेशन पे जा सकता है, सिलेक्टिव वेरिफिकेशन कर सकता है, ताकि क्या हो कि पूरे ट्रांजैक्शंस ना चेक करते हुए वो अपना ऑडिट जो है वो पूरा कर पाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या आता है कि इस तरीके से जो ऑडिट होगा, वो ऑडिट होने के बाद ऑडिटर 100% ऐसा कह पाएगा क्या कि सभी फ्रॉड या एरर्स डिटेक्ट हो गए, या जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो 100% एरर फ्री है, ऐसा ऑडिटर बोल पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आप टेस्ट चेकिंग करते हो, जब भी आप सैंपल सिलेक्ट करके सिर्फ वो सैंपल का ऑडिट करते हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई जो आपका रिलायबिलिटी होता है ऑडिट के रिकॉर्ड्स, ऑडिट के ओपिनियन पे जो आपका रिलायबिलिटी होता है वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि आपने पूरा का पूरा ऑडिट नहीं किया, आपने क्या किया है, सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट किया। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे द पर्पस ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोई भी टाइप का ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी टाइप का ऑडिट हो, ओके, फाइनेंशियल ऑडिट हो, टैक्स ऑडिट हो या इंटरनल ऑडिट हो, कोई भी टाइप का ऑडिट हो, आप अगर ऑडिट सैम्पलिंग यूज़ करते हो तो आपका वो ऑडिट जो है वो जल्दी ख़त्म होगा, कम एफर्ट्स में ख़त्म होगा और प्रोफेशनली आप ओपिनियन जो है आपका प्रोवाइड कर पाओगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आज जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 100% चेकिंग, सभी ट्रांजैक्शंस का डिटेल चेक करना पॉसिबल नहीं होता, आपको टेस्ट चेकिंग ही करना है। तो व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ टेस्ट सैम्पलिंग? सैम्पलिंग करने से क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे होते हैं वो हम एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि टू गैदर द ऑडिट एविडेंस इन ऑर्डर टू कंक्लूड द ऑडिट ओपिनियन। ओके, जो ऑडिटर होता है उससे एक ओपिनियन देना होता है कि अकॉर्डिंग टू हिम वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स prepared by the organization give a true and fair view of the state of financial affairs of the organization or not. Okay, उसका काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन देना। तो ये ओपिनियन देने के लिए उसे कुछ एविडेंसेस लगते हैं, ऐसे ही को तो आप ओपिनियन नहीं दे पाओगे, कुछ प्रूफ लगेंगे आपके पास। तो प्रूफ के तौर पे ऑडिट प्रूफ गैदरिंग के टाइम पे क्या करता है कि सभी ट्रांजैक्शंस को चेक करता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को वेरीफाई करता है। ओके, अब इन सब चीज़ों को डिटेल में ना करते हुए अगर आप ऑडिट सैम्पलिंग यूज़ करते हो तो आप लिमिटेड ट्रांजैक्शंस को वाउच करोगे, लिमिटेड ट्रांजैक्शंस को आप वेरीफाई करोगे और कम टाइम और कम एफर्ट्स में आपके पास एविडेंस गैदरिंग का काम हो जाएगा और आप इजीली आपका ओपिनियन जो है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आपका ओपिनियन जो है वो प्रोवाइड कर सकोगे। तो ये है पहला पर्पस। सेकंड है कि टू रिड्यूस द वर्क ऑफ द ऑडिटर। ओके, to reduce the work of the auditor and yet still help out the auditor to reach its opinion. ऑडिटर अपना ओपिनियन भी दे पाए और ऑडिटर का काम भी कम हो। ओके, ये सेकंड पर्पस है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग से क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको ऑडिट करने हैं वो बहुत ही ज़्यादा आप लिमिटेड कर देते हो। सो फॉर एग्जांपल 100 में से आप 5 ही ट्रांजैक्शंस चेक करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका ऑडिट भी होगा और कम एफर्ट्स में होगा और जल्दी से आप आपका ऑडिट ओपिनियन दे पाओगे, जल्दी से आप आपके ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट कर पाओगे।
थर्ड है टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑडिटर टू कंक्लूड एन ऑडिट ओपिनियन। ओके, ऑडिट ओपिनियन देने के लिए सिर्फ एविडेंस नहीं चाहिए होता, ऑडिटर के पास कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट एविडेंस ऑडिटर जो है वो अपना एक ओपिनियन देता है। ओके, तो अपना ओपिनियन प्रोवाइड करने के लिए जो ऑडिटर को बेसिस लगता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या जो आपका बैलेंस शीट है, उसमें जो भी वैल्यूज अपीयर हो रही है वो प्रॉपर है या नहीं, सही तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है या नहीं, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उनकी वैल्यू करेक्टली बैलेंस शीट में डिस्प्लेड है कि नहीं, ये सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन दे पाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बताती है या नहीं बताती। ओके, तो विदाउट सच एन बेसिस ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू गिव हिज ओपिनियन। तो सैम्पलिंग क्या करता है कि आपको एक बेसिस देता है जिसके ऊपर आप ऑडिट ओपिनियन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। फोर्थ है टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ एरर और फ्रॉड दैट कुड हैपन इन द कंपनी। कंपनी में कोई टाइप का फ्रॉड अगर हुआ है या किसी टाइप का एरर अगर कुछ हुआ है तो उस एरर या फ्रॉड को डिटेक्ट करना एक पर्पस है सैम्पलिंग का। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, सभी फ्रॉड्स या एरर्स जो है वो डिटेक्ट हो गए ये ज़रूरी नहीं है। स्पेशली अगर आप सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो तो सभी फ्रॉड्स या एरर डिटेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सैंपल में आपने सिलेक्ट ही नहीं की और जो एरर या फ्रॉड हुई होगी वो उन ट्रांजैक्शन में हुई होगी जिसको आपने सिलेक्ट ही नहीं किया, जिसको आपने चेक ही नहीं किया। तो 100% फ्रॉड या एरर निकल जाएगी ये ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ अगर फ्रॉड या एरर हुआ है तो उसको ढूंढने के चांसेस जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक से आपके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि टू प्रूव दैट द ऑडिटर्स हैव डन देयर जॉब बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अब एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 530। ओके, ये जो स्टैंडर्ड है ये डील करता है ऑडिट सैम्पलिंग के साथ, और ये स्टैंडर्ड जो है वो डिटेल गाइडलाइंस बताता है कि ऑडिटर ने सैंपल किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से अलग मेथड्स है सैंपल के, एंड कितना सैम्पलिंग एरर वो एक्सपेक्ट कर सकता है, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें सैंपल से रिलेटेड जो है वो इस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में डिस्कस होती है। तो ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे सभी ट्रांजैक्शंस को चेक करना ऑडिटर के लिए फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस में ऑडिटर जो है वो सैम्पलिंग का हेल्प लेते हुए अपना ऑडिट पूरा कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, अगर साइंटिफिकली सैंपल सिलेक्ट किया गया है, ऑडिटर ने प्रॉपर केयर लेते हुए अगर सैंपल सिलेक्ट किया है, तो आप ऑडिटर को ऐसा नहीं कह सकते कि आपने काम बराबर से नहीं किया, आपने तो सैंपल चेक किया। ओके, कल जाके अगर कोई एरर भी आती है, लेकिन अगर ऑडिटर ने अपना काम बराबर से किया है, ऑडिटर ने सैंपल बराबर से सिलेक्ट करके अपना ऑडिट वर्क जो है वो प्रॉपरली किया है, तो आप ऑडिटर की जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर का काम फ्रॉड्स या एरर्स डिटेक्ट करना नहीं है। ऑडिटर का काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन देना। तो बेस्ड ऑन सैम्पलिंग ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन दे पाएगा। ओके, लास्ट है कि टू यूज इट एज अ टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर एरर या किसी पर्टिकुलर फ्रॉड या किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स को डिटेल में चेक करते हो, तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आप सैम्पलिंग का एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके आपका इन्वेस्टिगेशन आप जो है वो पूरा कर सकते हो। So now friends, we will discuss the last part of our chapter, the methods of audit sampling. Okay, so audit sampling के अलग अलग methods होते हैं। उनमें से सबसे पहला मेथड जो होता है वो है रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन में क्या होता है? तो रैंडम सिलेक्शन में जो ऑडिटर होगा वो
आपका किसी ना किसी मैथमेटिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड या सिंपल जो एक्सेल होता है हमारा, एक्सेल में जो भी ट्रांजैक्शंस है वहाँ पे एक फॉर्मूला पुटअप करके उन टोटल ट्रांजैक्शंस में से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वो जनरेट करता है, गैदर करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट सैंपल वो अपना ऑडिट का काम पूरा करता है। ओके, तो यहाँ पे ऑडिटर जो है वो एक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का टूल यूज करता है और बेस्ड ऑन दैट टूल वो एक सैंपल साइज जनरेट करता है और उस सैंपल साइज को ऑडिट करता है। इस ट्रांजैक्शन का या इस मेथडोलॉजी का एक मेजर बेनिफिट ये है कि यहाँ पे सभी ट्रांजैक्शंस को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सिलेक्ट होने के लिए। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सिलेक्शन। सिस्टमैटिक सिलेक्शन में ऑडिटर किसी मैथमेटिकल टूल का यूज़ नहीं करता है, वो एक जो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें से सिस्टमैटिकली कुछ ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करता है। कैसे करता है कि देखिए एक एग्जांपल लीजिए, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑडिट चल रहा है और मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स के सभी ट्रांजैक्शंस चेक करने हैं। ओके, टोटल 1000 ट्रांजैक्शंस है वहाँ पे सेल्स के। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहला ट्रांजैक्शन लूँगा, उसके बाद सिस्टमैटिकली आई विल सिलेक्ट 1 ट्रांजैक्शन आफ्टर एवरी 10 ट्रांजैक्शन। ओके, मतलब पहला ट्रांजैक्शन लिया, फिर 10वां ट्रांजैक्शन लिया, फिर 20वां लिया, 30, 40, 50, ऐसा करते हुए मैं 1000 तक पहुंचूंगा और मेरा ऑडिट पूरा करूंगा। यहाँ पे मैंने 1000 ट्रांजैक्शंस पूरे चेक किए क्या? नहीं, मैंने क्या किया, 1000 में से हर 10 में से एक ट्रांजैक्शन चेक किया। तो मेरा सैंपल यहाँ पे कितना बना, 1000 में से मैंने 100 ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली सिलेक्ट किया और उनका ऑडिट किया। सो दिस इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट आता है हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग। हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग जो होता है वो किसी भी टाइप का मैथमेटिकल टूल ना यूज करते हुए और किसी भी टाइप का सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी ना यूज करते हुए रैंडमली, प्योरली रैंडमली आपने कोई भी ट्रांजैक्शन सिलेक्ट किया और उसका ऑडिट करना। जैसे कि सेल्स की मैंने बुक ओपन की और जो बिल मेरे पास सबसे पहले आया उसको मैंने सिलेक्ट करके उसको चेक किया। ओके, तो आई कैन सिलेक्ट एनी नंबर। मैं सपोज अभी सेल्स का ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं, 1000 ट्रांजैक्शन है, मैं 9th ट्रांजैक्शन, फिर 27th ट्रांजैक्शन, 42nd ट्रांजैक्शन, 71 ट्रांजैक्शन, ओके, 150th ट्रांजैक्शन, ऐसे रैंडमली कोई भी सैंपल सिलेक्ट करूँगा और उनको चेक करूँगा और मेरा ऑडिट ओपिनियन क्लेम करूँगा। हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग जो होती है वो आप जो तब यूज़ करते हो जब आपको किसी भी टाइप का मैथमेटिकल सैम्पलिंग ना यूज़ करते हो, आप प्योरली आपके जजमेंट पे ट्रांजैक्शंस को चेक करते हो। नेक्स्ट आता है ब्लॉक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन में आप रैंडमली एक पॉपुलेशन में से पूरे जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसमें से रैंडमली कुछ ना सिलेक्ट करते हुए एक सीरीज सिलेक्ट करते हो, एक ब्लॉक सिलेक्ट करते हो एंड वो ब्लॉक को चेक करने के बाद अगर वो ब्लॉक बराबर है तो आप कहोगे कि बाकी का पूरा ट्रांजैक्शन भी जो है वो बराबर होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक फर्म का ऑडिट कर रहा हूँ और वहाँ पे मुझे ये देखना है कि जितने भी चेक इशू किए हैं इस फर्म ने उस पर प्रॉपर पर्सन की सिग्नेचर है या नहीं है। अब जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जनरली उनके जो चेक्स होते हैं उस पर एक से ज़्यादा सिग्नेचर होती है। स्पेशली जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो गए वहाँ पे एक से ज़्यादा सिग्नेचर्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि कैशियर की भी साइन होगी और जो कंपनी है उसके मैनेजर या जो डायरेक्टर रहेगा उनकी भी वहाँ पे सिग्नेचर होगी। तो ऑडिटर का काम यहाँ पे क्या होगा, ये चेक करना कि सभी चेक पे कैशियर एंड मैनेजर या कैशियर एंड डायरेक्टर की साइन है या नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑडिटर ने अपना ओपिनियन रखना है कि भाई चेक्स जो है वो सिर्फ कैशियर की साइन पे जा रहे हैं। ब्लॉक सिलेक्शन में ऑडिटर क्या करेगा कि रैंडमली चेक्स को ना सिलेक्ट करते हुए ऑडिटर जो है वो लेट अस से 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक के सभी चेक्स सिलेक्ट किए और वो पूरे 50 चेक्स को पूरा के पूरा ऑडिटर ने चेक किया, उस पर अगर सिग्नेचर्स बराबर है तो ऑडिटर कहेगा कि ओके, बाकी के सभी चेक्स पे भी दोनों जो
सिग्नेटरीज है कैशियर और जो मैनेजर है, दोनों सिग्नेटरीज की सिग्नेचर होगी। ओके, तो ब्लॉक सिलेक्शन में रैंडम सिलेक्शन ना करते हुए एक पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट करके ऑडिटर जो है वो चेक करता है। ब्लॉक सिलेक्शन जो है वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल प्रोवाइड करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि ब्लॉक सिलेक्शन की वजह से कुछ एरर्स आ सकती है आपके ऑडिट में। फॉर एग्जांपल, हमारा अभी जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया वही एग्जांपल लीजिए। आपने जो चेकबुक सिलेक्ट की वो मंथ के स्टार्टिंग की चेकबुक थी। ओके, मंथ के आखिरी में 3 दिन ऐसे आए जब जो मैनेजर था वो छुट्टी पे गया था। ओके, एट दैट टाइम जितने भी चेक्स इशू हुए वो सिर्फ कैशियर की सिग्नेचर के साथ इशू हो गए और वो आपने चेक ही नहीं किए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपके ऑडिट के प्रोसेस में चेक होने से रह गया। ओके, और लास्ट आता है मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। जो मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग होता है उसमें हम जो सैम्पलिंग करते हैं वो क्वांटिटेटिवली ना करते हुए, मतलब जैसे हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे देखा था सिस्टमैटिक में हम लोग क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग कर रहे थे, हर 100 में से 10 ट्रांजैक्शंस चेक करेंगे। उस तरीके से सैम्पलिंग ना करते हुए आप मॉनिटरी वैल्यू पे सैम्पलिंग करोगे। ओके, ये कैसे होगा कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे उसमें ट्रांजैक्शंस है, ऑडिटर कहेगा कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस में डिटेल में चेक नहीं करूँगा, सिर्फ जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है उन्हीं को मैं चेक करूँगा। मतलब सपोज ऑडिटर ऐसा कहता है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा है उसी को हम चेक करेंगे। तो ये हो गया आपका मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। यहाँ पे ऑडिटर सभी ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉनिटरी वैल्यू से ऊपर के ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहा है। ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस जिनका 5,000 से ज़्यादा वैल्यू है उसको ऑडिटर चेक करेगा, और वो ट्रांजैक्शन जो 5,000 से कम वैल्यू के हैं उनको ऑडिटर चेक नहीं करेगा। ओके, सो दीज वेर ऑल द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। So friends, this brings us to the end of the chapter on errors, frauds and sampling. I hope you like the video, and if you have any doubts regarding any of the concepts which we have discussed, आप मुझे contact कर सकते हैं, and with this we come to an end of the today's lecture. Thank you very much.